नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आपका मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए आपका ये अगला प्रैक्टिस सेट है आपका 22 नंबर का। इसमें हम मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि आपने पहले जो मैथ पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट था उसको काफ़ी पसंद किया है सभी लोगों ने। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम को हूबहू आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि पेडागोजी से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। आपके लगभग 15 क्वेश्चन बन रहे हैं हर सब्जेक्ट की पेडागोजी से आपके। तो ये पेडागोजी आपके वर्ग 3 के लिए इम्पोर्टेंट है और सीटेट के लिए भी, क्योंकि दोनों में आपके जो 75 नंबर हैं, 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है पाँचों सब्जेक्ट से मिला के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसमें हम मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, आपके 10 क्वेश्चन। इसमें से आपके जितने सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, इसके क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपके। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, आप इनको नोट डाउन भी करते जाएं जो भी आपको क्वेश्चन गलत होता है या जो इम्पोर्टेंट लगे आपको। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्नलिखित कथन लिखने के लिए कहती है। क्या? x के दुगने में 4 जमा 3 बार x घटा 7, विद्यार्थी 2x + 4 और 3x - 7 के रूप में प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि शिक्षिका 2x + 4 और 3 कोष्टक में x - 7 की अपेक्षा कर रही थी। तो इसमें उपर्युक्त त्रुटि के कारण हुई है। तो ये जो गलती हो रही है ये किसके कारण हुई है ये बताना है। तो इसमें आपका ऑप्शन है पहला, रेखीय व्यंजकों की समझ के अभाव, रेखीय व्यंजकों को लिखने के उचित अभ्यास के अभाव से, विद्यार्थियों द्वारा सुनने में लापरवाही, या फिर शिक्षक द्वारा प्रयुक्त भाषा। तो इसमें क्या इसका सही आंसर होगा, आपने एक बार और क्वेश्चन पढ़ के जरूर अपना सॉल्व करें पॉज करके। तो इसका हम सही आंसर बता देते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शिक्षक द्वारा प्रयुक्त भाषा। तो जो इसमें शिक्षक ने भाषा प्रयुक्त की है उसकी वजह से ये जो गलती हो रही है वो हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप ज़रूर देख लें एक बार और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल आने वाले बच्चों के संबंध में सही है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र से स्कूल आते हैं बच्चे उनके संबंध में क्या सही है ये बताना है। उन्हें औपचारिक गणित सीखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह उनके किसी काम का नहीं है। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, नेगेटिव ही नेगेटिव कहा गया है इसमें। तो अगला है, उनके पास समृद्ध मौखिक गणित परंपराएं और ज्ञान हो सकता है, उन्हें गणित का ज्ञान नहीं होता है। ये भी गलत हो जाएगा। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप कि किसी को ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं उनको गणित का ज्ञान नहीं होता है, वे गणित में कमज़ोर होते हैं, ये भी आप नहीं कह सकते। तो तीनों ये नेगेटिव हो जाएंगे। आपका ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, कि उनके पास भी समृद्ध मौखिक गणित परंपराएं हैं उसका ज्ञान हो सकता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के गणित भय को दूर करने का एक उपाय है। तो जिसको गणित से भय लगता है उसके लिए क्या एक अच्छा उपाय हो सकता है ये बताना है। गृह कार्य देना, एक ऐसी विधि अपनाना जिसमें छात्र सक्रिय रूप से भाग ले सकें, उनके अभिभावक को बुलाना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं तो होगा नहीं इसका, और ये भी अच्छा नहीं है कि उनके अभिभावक को बुलाएं। अगर उनको गणित में डर लगता है तो उनके अभिभावक को बुलाने से उनका डर खत्म नहीं होगा, और गृह कार्य देने से भी उनका जो डर है वो खत्म नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ऐसी विधि अपनाना जिसमें छात्र सक्रिय रूप से भाग ले सकें। आप गणित की एक ऐसी विधि अपनाएं जिसमें वह बार बार पार्टिसिपेट कर सकें, तो उनका जो गणित का भय है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर गणित अधिगम के दौरान विद्यार्थी द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है। तो जो गणित अधिगम के दौरान जो आपकी त्रुटियां होती हैं उसके संदर्भ में क्या सही है ये बताना है। पठन एवं बोध की समस्याएं,
गणितीय सूत्रों एवं संक्रियाओं के रूपांतरण की समस्याएं, स्वीकार्य विधि से प्रस्तुतीकरण की समस्याएं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? तो इसमें जो प्रारंभिक गणित के स्तर पर अधिगम के दौरान पठन बोध में भी समस्याएं आती हैं, गणितीय सूत्रों एवं संक्रियाओं के रूपांतरण की भी समस्या होती है, और स्वीकार विधि से प्रस्तुतीकरण की समस्याएं भी होती हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसे एक प्रभावी गणित कक्षा की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? तो किसको प्रभावी गणित की कक्षा की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता? नेगेटिव देखना है आपको। क्या होगा इसमें? पहला है, छात्र किसी समस्या को विभिन्न तरीकों और कई विधियों से हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। इसमें चूंकि नहीं पूछा गया है तो ये आंसर नहीं होगा आपका। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर एक समस्या हल कर रहे हैं जबकि छात्र मौन बैठे हैं। अगला है, शिक्षक समूह कार्य के माध्यम से किसी समस्या को हल करने के स्तरों को समझाकर उसका समाधान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इसमें कहा गया है, बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ जाएगा, जबकि हमें नहीं देखना है तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगला है, शिक्षक वास्तविक जीवन के मूर्त उदाहरणों का उपयोग करके एक समस्या का समाधान कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा पॉजिटिव है, तो इसको भी सही नहीं माना जाएगा क्योंकि आपसे क्या नहीं पूछा गया था। तो इसमें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर समस्या हल कर रहे हैं जबकि छात्र मौन बैठे हैं। बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा ये। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 100% सही आंसर होगा। तो आप सॉल्व करते जाएं, बिल्कुल साथ में ही थोड़ा पॉज करके सॉल्व को आप अपना जो टिक है वो लगा लें, फिर देखें कि कौन सा आंसर सही हो रहा है और आपके 10 में से कितने आंसर सही होते हैं। तो उससे आपको एक अनुमान लग जाएगा। जो भी गलत हो आपके वो नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि ये पेडागोजी के क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? गणित के शिक्षण और अधिगम में आने वाली समस्याओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो जो गणित के शिक्षण और अधिगम में समस्याएं आती हैं उसके संबंध में क्या गलत है ये बताना है। गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि, समस्या समाधान दृष्टिकोण पर ध्यान देना, सभी गणितीय सूत्रों को रटना, वास्तविक जीवन की समस्याओं को गणित से जोड़ना। तो पहले तो आपको चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लेना है। आपको अलग एक ऑप्शन दिख जाएगा, कई बार ऐसे हैं जिसमें 50% ऐसा होगा जिसमें आपको ऑप्शन एक समझ में आ जाएगा कि ये थोड़ा अलग लग रहा है नेगेटिव, क्योंकि आपसे क्या असत्य पूछा गया है। तो आपको नेगेटिव देखना है कि क्या कौन हो जाएगा। तो इसमें सभी गणितीय सूत्रों को रटना, ऐसा नहीं है कि आप सारे जो गणित के सूत्र हैं उनको रटने बैठ जाएं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे? निम्नलिखित में से किसकी गणित में अधिगम को प्रभावित करने की संभावना है? तो किसकी गणित में अधिगम को प्रभावित करने की संभावना है ये बताना है। तत्काल पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया, बिल्कुल सही बात है। जो आपका पर्यावरण है उससे व्यक्ति अंतःक्रिया करता है, उसके बाद ही जो व्यक्ति है उसका जो अधिगम है, गणित का हो या किसी का भी अधिगम हो, वो सीख पाता है, कर पाता है। सीखते समय छात्र की मानसिक तत्परता, ये भी बहुत इसका प्रभावित करता है कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं या कुछ करने बैठ रहे हैं तब आपका मानसिक जो संतुलन है, मन आपका क्या कर रहा है। अगर आपका वो चीज़ करने का मन नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप उसमें लगे रहेंगे लेकिन अच्छे से आप वो काम नहीं कर पाएंगे। तो चूंकि कहते हैं ना अपनी भाषा में कि लग रहा है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है या कुछ भी, तो अलग दिख जाता है। जब तक आपकी मन से तत्परता ना हो तब तक वह काम करना सही नहीं रहता है। तो ये भी होगा। स्कूल की प्रेरणा और वातावरण, बिल्कुल सही बात है। हम कई बार किसी को प्रेरणा देकर भी उसको प्रोत्साहित करते हैं और वह वो काम करने के लिए तैयार होता है और वह काम करता है, उसको वातावरण भी वैसा ही प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। जो तीनों ऑप्शन है आपके बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए छात्रों के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे कम उपयुक्त है? तो गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए कौन सी जो रणनीति है शिक्षण की वो सबसे कम उपयुक्त है, ये देखना है आपको, नेगेटिव वाला। तो प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, निष्कर्ष निकालना, अनुमान लगाना और जांचना।
तो आपको लग रहा होगा कि अनुमान लगाना इसका गलत होगा। नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर है। गणित में कई बार आपको अनुमान लगाकर जांचना भी होता है, तो ये नहीं होगा। निष्कर्ष निकलना भी सही है, जबकि इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कम उपयुक्त होगा, वो होगा आपका स्मरण। आपको ज़्यादातर स्मरण नहीं करना है, आपको चीज़ें रटनी नहीं होती हैं गणित में, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्मरण। नंबर 2, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, प्रभावी गणित शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो प्रभावी शिक्षण अधिगम के संबंध में कौन सा गलत है, ये देखना है आपको। एकाधिक दृष्टिकोण का उपयोग करके एक समस्या का परिचय दें। छात्रों के लिए सार्थक अधिगम का अनुभव बनाएं। अगला हो जाएगा, आप जिस अवधारणा को पढ़ा रहे हैं उसके अनुप्रयोग को हमेशा स्पष्ट करें। और अगला है, भ्रम को रोकने के लिए मुक्त अंत वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रभावी गणित शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, ये बताना है आपको। तो आपका है भ्रम को रोकने के लिए मुक्त अंत वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको मुक्त अंत वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण में विभेदन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो विभेदन का कौन सा एक महत्वपूर्ण पहलू है। नंबर 1, सभी छात्रों को एक समान शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। अगला हो जाएगा, संपूर्ण कक्षा के लिए समान गति से निर्देश देना। अगला हो जाएगा आपका, व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश को संशोधित करना। और चौथा हो जाएगा, संघर्षरत छात्रों को अतिरिक्त गृह कार्य सौंपना। तो इसका जो क्या सही आंसर हो जाएगा, जो शिक्षण में विभेदन की एक महत्वपूर्ण पहलू होगा, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत छात्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्देश को संशोधित करना। तो आपको एक एक व्यक्ति की जो छात्र होगी उसकी आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम होता है, कोई मीडियम होता है, तो सभी को उनके क्षमता के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से आपको हर चीज़ करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके जो 10 क्वेश्चन थे ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितना स्कोर हुआ है आपका, और ये क्लास कैसी लग रही है। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें ज़रूर लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी तक शेयर ज़रूर कर दें। आपके लाइक कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।